नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमुक क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम लोग आर ओ ए आर ओ आर ओ ए आर ओ PYQ देख रहे हैं। कौन सा PYQ देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने हिस्ट्री वाले सेगमेंट को देख लिया है। ठीक है, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, आज हम आपके लिए राज व्यवस्था वाले सेगमेंट को देखेंगे और ये देखेंगे कि आखिर राज व्यवस्था के सेगमेंट से हमें कौन कौन सा प्रश्न हमें मिला। एक चीज दोस्तों, हम आपको बार बार पीवाईक्यू को बताना चाहते हैं इसका महत्व क्या है। जैसे पीवाईक्यू क्या होता है दोस्तों, हमारे लिए किसी भी एग्जाम के लिए मार्गदर्शन होता है। किसी भी एग्जाम को जो भी पीवाईक्यू होगा वो आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस होता है। यानी अगर आपने पीवाईक्यू देख लिया तो आपको आयोग को नजरिया पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? नजरिया। इससे क्या होगा, हमें अगर आयोग के नजरिए को पता चल गए, हमें आयोग के नजरिए को पता ज्ञात हो गया, ये मान चलिए इससे क्या होगा, इससे ये होगा हम अपने तैयारी को उसी दिशा में ले जाएंगे, उसी डिस्कोर्स करेंगे। वरना हम पढ़ते रह जाएंगे, किताबें हमारी भरती रह जाएंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला चीज ये। दोस्तों, इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है अमोक क्लासेज। ठीक है, अमोक क्लासेस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। वहां पे जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे आपको पीसीएस मेंस और ROARO और घटनाचक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, मानी इसमें घटनाचक्र पूर्वावलोकन, ROARO, पीसीएस में तीनों सीरीज चलाई जा रही है। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस जो पीसीएस 2025 है दोस्तों, उसको भी टारगेट कर जो भी फैक्ट होंगे और जो भी आपके अदर सेगमेंट होंगे उसको भी कराया जा रहा है। ठीक दोस्तों, चलते हैं आगे। आज से शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है हमारा भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित है। देखते हैं क्या दूसरा प्रश्न बना है। ठीक दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत था? इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि भाई साहब, जो संविधान है, संविधान सभा जो है कांग्रेस थी, कांग्रेस ही क्या थी? भारत थी। किसने कहा था? ऑस्टिन महोदय ने कहा था। किसने कहा दोस्तों? ऑस्टिन महोदय। देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। भारतीय संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य ब्रिटिश विधि शास्त्री कौन थे? ऑस्टिन ने कहा था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पता चलता है, यह उनसे लिखा गया है। अगला क्या प्रश्न है दोस्तों? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारतीय संघीय शासन की व्यवस्था स्थापित की थी? आप बताइए दोस्तों, कौन सा था? किसके द्वारा ये पता चला था दोस्तों? ये था, ऑप्शन आपके सामने क्या है? 1909, 1919, 1935, 1947। इसका आंसर क्या होगा? 1935 के अधिनियम से। ठीक दोस्तों, देखिएगा, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 तहत अखिल भारतीय संघ का क्या किया गया दोस्तों? स्थापना की गई थी और भारत में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपीय से अधिक था। बिल्कुल, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? आपके सही है। देखिएगा, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। इसका क्या होगा? एक और दो दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, क्या है इसमें। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा या आईसीएस के प्रारंभ 1854। मगर पूछ लिया जाए, जो आईसीएस की परीक्षा से प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, क्या होगा इसका प्रारंभ? 1854। हुआ क्या था? लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुआ था? लंदन हुआ था। और 1855 दोस्तों, इसकी प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में ही आयोजित हुई थी। यानी 1855 से ही इसके लिए परीक्षा हो रही थी। जो परीक्षा पास करेगा उसे क्या करता था, किया जाता था, सिलेक्शन माना जाता था। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में ना होकर लंदन में होती रही। ठीक है, क्योंकि उनको पता था भारतीय घूसखोर है। अतः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में होनी क्या हो गई दोस्तों? प्रारंभ होगा। पूछ लिया जाए, क्योंकि बार बार पूछा गया प्रश्न है, भारत में आईसीएस परीक्षा कब प्रारंभ हुई थी? क्या होगा इसका दोस्तों?
1922। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम थी। यानी 1930 तक जब सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था दोस्तों, तब तक यहाँ पे कम थी। हुआ क्या, इसकी सेवा में 1941 तक क्या हुआ था दोस्तों, भारतीय परिस्थिति यूरोपीय से अधिक हो चुका था। क्योंकि बार बार जो कि जितने आयोग गठित किए गए थे, उनका यही था कि किसी प्रकार से भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। देखिए, अब आपके सामने अगर सच्चिदानंद सिन्हा होते, इसमें कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, अगर ये ऑप्शन होते तो कब पूछा जाता कि कौन से स्थायी, कौन से प्रथम, या ऐसा कुछ भी प्रश्न नहीं है, तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन ऑप्शन देखा जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, CIR और जवाहरलाल नेहरू, अगर इन तीनों का नाम ले तो ये तो अध्यक्ष के पद पे कभी रहे ही नहीं। ये दोनों रहे तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे। हालांकि ये ऑप्शन नहीं रहा, इसलिए क्या होगा इसका ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे है। क्या है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 के भारत सभा की प्रथम संविधान सभा क्या हुई दोस्तों, प्रथम बैठक हुई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे दोस्तों, प्रथम जो अध्यक्ष हुए थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने कहा ना, अगर प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और उन्होंने क्या किया था, पहले 9 दिसंबर की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किए थे। हुआ क्या, 11 दिसंबर को 1946 संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था दोस्तों, निर्विरोध रूप से यानी इनका जो चुनाव, किसी ने इनका विरोध नहीं किया था कि राजेंद्र जी को अध्यक्ष न बनाया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। ध्यान देना है दोस्तों, BN राव। BN राव, अम्बेडकर साहब ने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जितना ही मैं जानकार हूं उतना ही BN राव जी थे। ठीक, उन्होंने अपनी कृति में कहा था, कृति मतलब अपनी रचनाओं में कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे और उनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। पूछा जाए संविधान पहला प्रारूप किसने तैयार किया, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, कौन था, BN राव जी थे। पूछा गया प्रश्न है आपसे। ठीक है, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था, कब किया गया दोस्तों, 26 नवंबर 1949। आपके सामने दो डेट है, एक है 26 नवंबर है, एक है 26 जनवरी। ध्यान देना है दोस्तों, अगर आप संविधान पढ़ेंगे, संविधान में लिखा गया है लास्ट वर्ड में क्या, 26 नवंबर 1949 को हम क्या करते हैं, संविधान को अंगीकृत करते हैं। क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं। लास्ट लाइन में यही लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, संविधान इसी दिन से क्या के लिए अपना लिया गया था। ठीक है, लेकिन और कुछ अनुच्छेद क्या है इसके, कुछ अनुच्छेद इसी समय लागू हो गए थे, लेकिन कुछ प्रावधान जो हैं बाकी क्या 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, और बाकी जो संविधान है दोस्तों कब हुआ था, 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, इस पे 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 सदस्य थे। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा प्रारूप समिति कौन थी दोस्तों, कुल 7, 6 सदस्य, 6 सदस्य, एक अध्यक्ष। ठीक है, कुल 7 थे। कुल कितने थे, 7 थे। आगे चलते हैं, अगले पेज पे देखिएगा क्या है, संविधान सभा के संघीय समिति के कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया, जिसमें प्रारूप समिति जो थे इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, अगला है संविधान पर विदेश का प्रभाव। अब हमें ये देखना है जो हमारा संविधान बना है आखिर उसके कौन कौन से स्रोत हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। कहां से प्रेरित है दोस्तों,
ये रूस किससे संबंधित है? कहां से? रूस से। देखिएगा एक्सप्लेनेशन क्या है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का से मूलतः अंगीकृत संविधान का भाग नहीं थे, ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 से सम्मिलित किया गया था, ठीक है। यानी अगर पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया, कौन सा? 42वां, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों के अवधारणा किस संविधान से ग्रहण किया गया? किससे? दोस्तों यूएस से। कहां से? यूएसए के संविधान से, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकार की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय की गठन शक्तियां उपराष्ट्रपति का पद और कहां से ले? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है दोस्तों। जबकि फ्रांस के से क्या है? गणतंत्र है। ब्रिटेन से क्या है? संसदीय प्रणाली है। पूर्व सोवियत से क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य है, जस्ट हम लोगों ने देखा था। अगला क्या है दोस्तों? अगला है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया, जस्ट अभी देखें कहां से? यूएसए से। कहां से? यूएसए से। अब है आपसे पूछा गया है कुछ जो संविधान में अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित, अनुच्छेद और अनुसूचियां संबंधित है, उनसे पूछा जा रहा है कितने क्या है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे दोस्तों? 395। आपको पता है दोस्तों, जब थोड़ा सा रेफरेंस में दे देता हूं आपको, जब संविधान बना था, जब संविधान बना था उस वक्त क्या थे कुल अनुच्छेद? 395। कुल भाग कितने थे? 22। और कुल अनुसूचियां जो थी कितनी दोस्तों? 8। लेकिन कालांतर में जो संशोधन हुआ, हालांकि गणना की दृष्टि से कहा जाता है लगभग 500, लगभग 500, लेकिन अगर देखा जाए ये 500 नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी आर्टिकल का नया आर्टिकल नहीं जोड़ा गया है, बल्कि क ख ग घ करके जोड़ा गया है, इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा, बट इतना मान चलिए कहा जाता है। और उसके बाद कालांतर में बढ़ के कितना हो गया? 25 भाग हो गए। 4 भाग नया जोड़ा, ठीक है, और 1 भाग समाप्त हुआ, ठीक है। कौन कौन भाग जुड़े, कौन कौन समाप्त हो गए, इसको देखते हैं। भाग समाप्त हुआ है 7वां। 7वां भाग समाप्त हुआ दोस्तों, ये हुआ था जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था, इसके द्वारा 7वें संविधान संशोधन द्वारा 7वां भाग समाप्त कर दिया गया था 1956 में। और नए भाग कौन कौन से जोड़े गए थे? नया भाग मैं एक बार डिफरेंस करके बता दे रहा हूं ताकि चीजें आपको रिकॉल रहे। नया भाग कौन जोड़े? 4 का। 4 का क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अगला कब जोड़ा गया? 14 का। 14 क्या है दोस्तों? प्रशासनिक अधिकरण। क्या है? प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। अगला कौन सा जोड़ा गया दोस्तों? 9। 9 का, इसमें क्या है दोस्तों? नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। अगला क्या है? 9 का, इसमें क्या है दोस्तों? सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से क्या हुआ, पूरे कितने भाग हो गए आपके? 26 भाग हो गए। अब 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची कौन है दोस्तों? 9वीं अनुसूची बनी है दोस्तों, इसमें भूमि सुधार संबंधित कानून शामिल है, ठीक है। 10वीं में क्या है? दल बदल है। क्या है? दल बदल संबंधित प्रावधान है। 11वीं में क्या है दोस्तों? पंचायत है। पंचायत संबंधित जो प्रावधान है इसमें किस दिया गया? 11 में दिया गया है। और 12वें में जो है दोस्तों क्या है, किसमें, किससे संबंधित है? ये है आपका नगर पालिका। किससे है? नगर पालिका, ठीक है। आगे आपको ये संबंधित चीजें मिलेंगी, बट मैंने कहा एक बार आपको रेफरेंस देकर समझा दिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया और भारत। अब ध्यान देने वाली प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा अजीब पूछा गया है कि 300 के अनुसार, कि अगर अनुच्छेद 300 पढ़े उसमें क्या लिखा गया है? उसमें क्या? द यूनियन ऑफ इंडिया। 300 पढ़िए, ये पहला अनुच्छेद पढ़िए, उसमें यही लिखा गया है क्या? इंडिया विल बी सेल ऑफ, क्या है, क्या लिखा? इंडिया विल बी, इंडिया विल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट। ये कहां में लिखा है? आर्टिकल 1 में भी लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने समझाया, निम्नलिखित में से संविधान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पंचायत भाग 9 बिल्कुल सही है। नगर पालिका भाग का बिल्कुल सही है। सहकारी समिति 9 का सही है। अधिकार दोस्तों 10 नहीं बल्कि 14 का है, ठीक है। आगे चलते हैं। जस्ट मैंने बता दिया।
अब इसमें भाग दिया गया है और प्रावधान किया, कौन सा प्रावधान किसमें है आपको सुमेलित नहीं है, इस पे चर्चा करना है। नागरिकता दोस्तों भाग 2 में है, बिल्कुल है। संघ राज क्षेत्र भाग 7 में है, अच्छा। नगर पालिका भाग 9 का, बिल्कुल सही। निर्वाचन भाग 15, बिल्कुल सही है। और ध्यान देना है जो भाग 7 है ये क्या है आपका, निर्वासित क्या है, निरसन हो गया है इसका। तो इसमें तो किसमें बचा होगा, भाग 8 में है ये, यानी ऑप्शन बी आपका गलत था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देख लीजिए इसमें नागरिकता भाग 2, राज क्षेत्र भाग 3, नागरिकता भाग 9 का और निर्वाचन भाग 15। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, वित्त विधेयक के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 115। ठीक है, देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 117 में है। ठीक है, 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। कह रहा है अनुच्छेद 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा है तथा ध्यान देना कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप उनके कार्यों पर चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, और 122 में ये कहा गया है कि जो नगर न्यायपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका के सदस्यों के उनके ऊपर मतलब मतदान नहीं करा, मतलब क्या करें, जबरदस्ती जो काम होता है उसको नहीं करवा सकते। ठीक है, और अनुच्छेद 123 तहत क्या है दोस्तों, क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको इसमें सुमेलित करना है, भाग भाग का नाम दिया गया इधर सूची संबंधित क्या है, भाग 15 में, भाग 16 में, इसमें आपात उपबंध है, इधर क्या है, भाग 17 भाषा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब आगे देखते हैं क्या क्या है। फिर क्या है, भाग 17 में संविधान के कुछ वर्गों के विशेष उपबंध की बात कर रहा है, और संविधान के भाग 18, ध्यान देना है, भाग 18 में क्या है दोस्तों, आपात है, क्या है, आपात है। और भाग 15 में क्या है दोस्तों, निर्वाचन है। यानी अगर इसको मिला लिया जाए तो खैर पेज पे दूसरे में डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ क्योंकि दूसरे पेज पे बार बार पलटना नहीं ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध है, भाग 17 में भाषा है, भाग 18 में क्या दोस्तों, आपका आपात उपबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे फिर से आपको जो कि आरो का मतलब है सुमेलित करना, बहुत साफ बात है। इसमें क्रोनोलॉजी सुमेलित करने की चीज बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यानपूर्वक बहुत सतर्कता के साथ पढ़ना है। अब आपके पास कुछ अनुसूचियां दिया है और फिर सुमेलित करने के लिए पूछा है कौन किससे सुमेलित है। आगे क्या है, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 7वीं में क्या है दोस्तों, 7वीं में आपको पता है इसमें संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची, यानी ए में 3। ठीक है, और 8वीं में क्या है दोस्तों, 8वीं भाषा है, यानी बी में 1। और सी में क्या है दोस्तों, 9वीं सूची। 9वीं सूची मतलब ये कुछ अधिनियमों का वित्तमानीकरण। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसमें डाला जाता था पहले, जो कानून रख दिया जाता था उसमें न्यायपालिका के विचार के लिए नहीं होता था, लेकिन न्यायपालिका ने 2007 में एक निर्णय दे कोहितो होलो आने में इन्होंने कहा था कि इस पे भी पुनर्विचार किया जा सकता है। खैर ये अलग अलग से विषय आगे देखेंगे। और 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, दल बदल, यानी 3-1-4-2, 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन डी आपका सही है। आगे चलते हैं, क्या है देखिएगा, ये देख ही रखा है, जस्ट बता दिया आपको। क्या फिर से 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10 सेम प्रश्न है, फिर इसमें सोचने वाली जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। आर्थिक नियोजन की संविधान किस अनुसूची में है दोस्तों, इसमें है समवर्ती। समवर्ती में क्यों, आप सोच सकते हैं क्यों, क्योंकि अगर आर्थिक नियोजन काम केंद्र सरकार करेगी तो राज्य सरकार भी करेगी, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार को नहीं करेगा। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान के उद्देश्य में संशोधन किया गया, कब किया गया है दोस्तों, जब 42वां संविधान संशोधन था, कब, 1976 वाला, तभी इसमें क्या किया, संशोधन किया गया था। ठीक है, देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तुत किया गया। अगर पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव जो होगा संविधान किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, 1946 को पेश किया था। और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ दोस्तों, इसको
पारित कर दिया गया, ठीक है, यानी स्वीकृति मिल गई। अंतोगत्वा भारतीय संविधान क्या उद्देश्य क्या बनी थी। प्रकृत न्यायोग नहीं है। न्यायोग नहीं मतलब क्या है कि अगर कोई चीज इसके मतलब कोई उल्लंघन होता है, कोई बात होती है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब ये मेरे अधिकार का उल्लंघन है या आप ऐसा करें, नहीं, इसके खिलाफ आप न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते, ठीक है। संविधान के विशिष्ट प्रावधान यह रद्द नहीं कर सकते, ठीक है। तथा केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था क्या कि उद्देश्य जो है संविधान का अस्पष्ट उपबद्ध व्याख्या करने किया जा सकता है और उद्देश्य में संशोधन संभव है, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है संविधान के निष्कर्ष के समर्थन। इसका मतलब क्या है कि पहले चीज ध्यान देना है कि जो केशवानंद भारती बात था, इसमें न्यायालय ने क्या कहा था, क्या जो उद्देश्य क्या है आपके संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकते हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे सिद्धांत आता है, आपको आपने पढ़ा होगा, बुनियादी ढांचे को उल्लंघन नहीं कर सकती, इसकी बार बार बात आती है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें 3 शब्द भी जोड़े गए थे 42वें धारे, कौन कौन से, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, जो बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान देना है। क्या समाजवाद शब्द उद्देश्य में जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जस्ट हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है दोस्तों, ये उद्देश्य जो है संविधान की आत्मा या दर्शन भी कहा जाता है। अगर पूछा संविधान की दर्शन कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है दोस्तों, संविधान की उद्देश्य में, ठीक है। देखिएगा, भारतीय संविधान के उद्देश्य को संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा, यानी कि पूछा जाए किसने राजनीतिक जन्म पत्री कहा, कौन कहा था, के.एम. मुंशी जी ने कहा था। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा, ठीक है। किसने कहा था, सुभाष कश्यप जी ने कहा था। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान पर उस पर खड़ी अट्टालिका, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपके मिलते हैं। आगे चलते हैं। ध्यान देना है कि लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश के प्रश्न उत्तेजिका को क्या कहा, माना है, ध्यान देना है। अब पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, उद्देश्य का, क्यों, क्योंकि आयोग ने भी ये चीजें माना है, ठीक है। ज्ञातत्व है बी.आर. अम्बेडकर संवैधानिक औपचारिक अधिकार को क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। क्योंकि अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 जो है, कौन सा अनुच्छेद 32 तहत क्या है कि आपका अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कह रहा है कि इसको संवैधानिक उपचार क्या आत्मा कहा था, किसने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था, ठीक दोस्तों। आगे है, क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों का उद्देश्य रूपरेखा दी गई है, कौन किसका है, मूल अधिकारों का, राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों का। दोस्तों ये आपका ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। कौन कौन से मिलता है, ध्यान देना है। संविधान का मुख्य उद्देश्य दोस्तों भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास और धर्म की क्या है दोस्तों, उपासना की स्वतंत्रता देता है, प्लस प्रतिष्ठा, अवसर, समानता देता है। और ध्यान देने वाली बात यह है, व्यक्ति की कहीं संपूर्ण राष्ट्र की उत्कृष्टता बाधक न हो, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भी भावना पर बल दिया गया है, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं। इस प्रकार प्रस्तावना जिन आदर्शों उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई, उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों से मिलते जुलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान की व्यवस्था की गई, कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहाँ देखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ऑप्शन डी में आपका सही है, ठीक है। उद्देश्य का 3 प्रकार के न्याय है, कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिखा गया ना। सामाजिक न्याय के क्या मतलब है दोस्तों, नागरिकों के साथ रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं। इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति के और दूसरे व्यक्ति के बीच में क्या होगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं। आर्थिक न्याय क्या मतलब होता है दोस्तों, आर्थिक न्याय मतलब होता है किसी के साथ भेदभाव ना होना, यानी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। राजनीतिक न्याय का क्या मतलब होता है, इसका मतलब प्रत्येक नागरिक को समान नागरिक अधिकार, यानी आपको वोट देने का राइट होगा, आपको चुनाव लड़ने का राइट होगा, आपको ये सब अधिकार आपसे वंचित
नहीं किया जाएगा। आगे क्या है दोस्तों? आगे है शासन प्रणाली से जो सब प्रश्न बने हैं इसको हम देखते हैं। क्या भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? क्या है दोस्तों? जनता। क्यों जनता ही? क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जनता ने ही संविधान का बनाया है, जनता ने ही संविधान को चुना है, इसीलिए क्या है, जनता क्या संप्रभु है। अगर भारतीय परिदृश्य में देखा जाए तो क्या है, जनता संप्रभु है। ठीक है, क्या है, भारत में जनता राजनीतिक प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? जनता होती है, क्योंकि भारत का संविधान जो है आरंभ हम भारत के लोगों के शब्दों से है। साथ ही भारत के लोकतांत्रिक राज्य अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचन का अधिकार है, जो जनता की ओर से देश से शासन चलता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या गणतांत्रिक अवधारणा संबंधी निम्नलिखित कौन सा कथन एक है से नहीं है? कौन सा? एक राज्य जिनमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान हो, सर्वोच्च शक्ति राजा के समान दो व्यक्तियों में निहित हो, ऐसी सरकार जो जनता द्वारा प्रतिनिधियों में हो। अब बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? नहीं है, इसमें सी ऑप्शन नहीं है कि किसी दो व्यक्ति में हो, ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी गणतंत्र का मतलब ये होता है, मैं गणतंत्र का मतलब आपको समझा देता हूँ। गणतंत्र मतलब होता है ऐसा देश जिसका जो प्रमुख होता है, प्रमुख का निर्वाचन होता है, यानी कोई वंशानुगत उसके पदावली ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में तो उसमें बाघ जो है आपका राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, कब? आपको पता है 1973 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व की बात की गई थी इसी समय। राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और राष्ट्रीय पक्षी फिर से पूछ लिए, क्या है? मोर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है आपसे राज्य और संघ राज्य संबंधित क्षेत्र। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? दोस्तों आपको पता है दोस्तों, क्या जब भारत का संविधान बना था, संविधान के बाद क्या हुआ था, कई से राज्यों का निर्माण की बात उठने लगी थी। अगर किस राज्य का निर्माण कब हो? ठीक है, कई राज्य अपने अलग भाषा के आधार पर कई बेसिक्स पर आधार अपने अलगाव के मतलब कि विभाजन की बात कर रहे थे। ठीक है, हुआ क्या, इसी मद्देनजर में क्या हुआ था, चूंकि आंध्रा का आपके श्री राम लल्लू जी थे, उन्होंने इस पे भाषा के आधार पर गठन की बात कही थी। ठीक है, इसी समय अब इसमें चूंकि प्रश्न जो दे रहा है 1948 में प्रश्न दे रहा है, क्योंकि 1948 में जब आपको पता है संविधान सभा के गठन की गई तो उसमें कई राज्य का निर्माण किया गया था। क्योंकि ये प्रश्न अप्रासंगिक लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपको पता है इस प्रश्न में अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्प में कोई विकल्प नहीं सही। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1953 में पहला सा राज्य गठन हुआ था संविधान के बाद। ठीक है, देखिए इसका निशान, परंतु राज्य का प्रोविंस अगर लिया जाए तो 1948 में राज्य हिमाचल प्रदेश बना था। क्योंकि प्रोविंस क्योंकि प्रोविंस का मतलब है हिमाचल प्रदेश का जो गठन हो रहा है, कब हो रहा है? 1948 में हो रहा है, और ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हो रहा है। और जब संविधान के बाद जब राज्य के निर्माण हुए दोस्तों, कौन सा? सातवां संविधान संशोधन के द्वारा से 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था, इसके तहत जो राज्यों का गठन किया गया था, इसकी अगर बात की जाए तो इसमें पहला राज्य जो था 1953 में कौन सा? आंध्रा का हुआ था। ठीक है, देखिएगा अब इसमें जो प्रोविंस बने हैं, प्रोविंस के आधार पर ये देखते हैं कौन कौन सा। पश्चिम बंगाल 1900 क्या नाम है आपका, 1947 बना था। असम 15 अगस्त 1947 बना था। पंजाब 15 अगस्त 1947 बना था। और हिमाचल प्रदेश 1948 बना था। और इनके जो गठन की बात की गई है कब? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1971 में इनका गठन हुआ था। ठीक है, अगर हम मतलब कि अगर आप ध्यान दीजिएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देखेंगे तो यह प्रश्न आपके लिए अप्रासंगिक रह जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखिएगा, अब इसमें दिया गया है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है क्या? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने है? क्या? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। फिर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और
मेघालय। आप बताए दोस्तों, जो नागालैंड की स्थापना हो रही कब हो रही? 1963 में हो रही, ठीक है। जबकि मेघालय की जो स्थापना हो रही दोस्तों, कब हो रही है आपका? मेघालय की स्थापना हो रहा है 1972 में, ठीक है। सिक्किम की स्थापना कब हो रही? 1975 में हो रही है। और अरुणाचल प्रदेश की जो होती थी दोस्तों 1987 में हो रही है। यानी अगर इस क्रम को देखिए, क्या है, ये ऑप्शन एक आपका सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, ये दिया गया है क्या? नागालैंड क्या है? 1 दिसंबर 1963, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश क्या है दोस्तों? 20 फरवरी 1947, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे प्रश्न है क्या? सुमेलित दिए करने के लिए दिया गया है, राज्य दिया गया है, इधर स्थापना वर्ष दिया गया है। आपको अभी मैंने जस्ट बताया दोस्तों, इस प्रश्न का आप देखेंगे, इधर नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना और सिक्किम है। और इधर आप देखेंगे क्या? 2000, 2000, 1962, 75 और 14। अगर आप ध्यान से देखिएगा, नागालैंड की स्थापना में क्या देखा? 1963 में देखा था। 63 नहीं, 62 ऑप्शन में है, ठीक है। झारखंड की स्थापना जो हो रही है दोस्तों 2000 में हो रही है, ठीक है। तेलंगाना 2014 में, सिक्किम की जो है 1975 में, ठीक है। आगे चलिएगा, नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975, ठीक दोस्तों। इधर आ गया, अगला क्या है? भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? आपको पता है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हो रही थी 1956 में हुई थी। भाषा के आधार पर एक कमेटी गठित की गई, क्या नाम था उसका? फजल अली। क्या नाम था? फजल अली। फजल अली जो आयोग गठित हुआ था, कब हुआ था? 1953 में हुआ था। कब? और इन्होंने अपने रिपोर्ट किया 1956। इसी का आधार क्या है? 7वां संविधान संशोधन आएगा, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। इसी के आधार पर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। इन्हीं की अनुशंसा थी। उसी समय ध्यान दीजिए, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ गया था, उस वक्त 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश गठित हुए थे। ध्यान देना, ये भी आपसे कई बार पूछा गया प्रश्न है, आखिर कितने हुए थे, ठीक है। देखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषा का आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। ज्यादातर है कि भाषा का आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश पृथक राज्य के रूप में सृजन हुआ था। कब? 1953। मैंने बताया ना कि आंध्रा के चूंकि जो श्री रामल्लू जी थे, क्या नाम था उनका? श्री रामल्लू। श्री रामल्लू जी का ये था कि हमें भाषा का आधार पर राज्य, तेलुगु भाषा जो है, तेलुगु भाषा का आधार पर हमें क्या चाहिए? एक अलग राज्य चाहिए। इसी पर उन्होंने क्या किया? आमरण अनशन पे बैठ गए और हुआ क्या? इनका निधन हो गया। इनके निधन के बाद इतना जन आक्रोश हो गया, जिसके बाद में क्या हुआ? सरकार को उनका पुनर्गठन करना अपरिहार्य हो गया, ठीक है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों? 1956 में, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है। आगे चलते हैं, भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था दोस्तों? कब है? 1953 में आंध्रा। 1953 में आंध्रा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित की? कितने दोस्तों? 20। कितनी है? 20, ठीक है। आगे चलते हैं, संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत और 7वां संविधान संशोधन 1956 में, 31वां संविधान संशोधन 1973 गोवा, दमनदीप और के पुनर्गठन अधिनियम 1987 के बाद जो भी किया गया संशोधन, इसके बाद क्या किया गया है? ध्यान दीजिए, मैं आपको उसमें पॉलिटी वाले लेक्चर में सुनाया जब हम पूर्वावलोकन चर्चा कर रहे थे। टोटल कितनी सीट है? 530। 530 के बाद 20 जो है किसके हैं? संघ शासित है, संघ वाला क्षेत्र है। और 530 जो है क्या है? अभी राज्य वाला है। और इसी में 2 सीटें जो थी, 2 जो है एंग्लो इंडियन की। किसकी है? एंग्लो इंडियन। हुआ क्या है? 2 वाली सीटें जो है, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते रहे थे, एंग्लो इंडियन वाला 104वां जो संविधान संशोधन था, उसके द्वारा क्या किया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अभी क्या है? 20 संघ शासित प्रदेश के लोकसभा में होते हैं, और क्या नाम है कि 530 जो है राज्यों के होते हैं। लेकिन अब ध्यान देना, इन दोनों को जोड़े कितना हो रहा है? 550 हो रहा है। लेकिन वर्तमान जो होता है दोस्तों, केवल 545 सीटों पर क्या हो? निर्वाचन होता है। कितना? 545, ठीक है। ध्यान देना है, 545 सीटों पर निर्वाचन होता है, ठीक है। अब 545 में क्या होता है? 2 एंग्लो इंडियन थे, तो 2 घटा दीजिए तो 543 होता है। 543 में होता है, ठीक है। 543 में क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, 543 है, 543 में 525 जो है राज्यों को होते हैं, 18 संघ शासित प्रदेश को होते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, मैं तेजी से बता रहा हूं, लेकिन इतना दीजिए, ध्यान दीजिएगा।
अभी वही एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है जितना मैंने बताया है। आगे चलिएगा। भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 है। जस्ट अभी जो तेलंगाना का गठन हुआ है उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जो बने हैं, कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, प्लस उसके बाद जो गोवा, दमन द्वीप और उसको मिला दिया गया है, दमन द्वीप और उसको दादरा नगर हवेली को, उसको मिलाने के बाद कितने हो गए? 28 राज्य हो गए। कितने हैं? 28 राज्य दिया गया ना। और जो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश कर दिया गया। इसलिए क्या हुआ, जो संघ शासित प्रदेश है कितने हो गए? 9, सॉरी 8। कितने हो गए? 8। ठीक है, इसे ध्यान दीजिए। यानी वर्तमान में जो है 28 राज्य, 28 राज्य, ठीक, और 8 संघ शासित, 8 संघ शासित। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने ध्वज का अनावरण किया था? कर्नाटक ने। किसने किया था? कर्नाटक। ये करगन का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। क्या है? 8 मार्च 2018 कर्नाटक ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया। ठीक है, यह राज्य ध्वज नीला ध्वज और पीले, सफेद और लाल रंग के 3 धारियों से विभाजित है, जिसके मध्य में राज चिन्ह मुद्रित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कावेरी जल विवाद। क्या है दोस्तों? कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों के मध्य में है? अब बताइएगा, इसके किसके बीच में है? कावेरी कहाँ कहाँ से बहती है दोस्तों? कर्नाटक से बहती है, तमिलनाडु से बहती है, पौंडुचेरी से बहती है, केरला से बहती है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, ना तो आंध्रम का कावेरी है, ना ही महाराष्ट्रम कावेरी है, ना तो गोवम कावेरी। अगर ये ऑप्शन आप देखते हो तो कट जाता है, एलिमिनेट अपने आप हो जाता है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, क्या कावेरी जल विवाद जो है दोस्तों किसके बीच में? तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरला शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य को स्थापना करने के लिए कार्यपालिका की शक्ति निम्नलिखित किसे प्राप्त है दोस्तों? ध्यान दीजिए, संसद को। किसको प्राप्त है? संसद को। ये पूरी शक्तियां अनुच्छेद, अगर आपने पढ़ा होगा 2, अनुच्छेद 2 के तहत क्या है दोस्तों? नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना, या फिर 3 राज्यों के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत क्या है? उसके नामों में परिवर्तन, नए नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन, जो शक्ति है जिस दोस्तों किसको है? ये संसद को है। एक अनुच्छेद और है आपका, अगर आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है, ये जितने भी संशोधन हैं, ये जितने भी संशोधन हैं अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। ये इसका मतलब क्या है? इसके लिए संसद को ये शक्ति है, वो साधारण बहुमत से पारित कर सकता है इन अनुच्छेद से। क्यों? इसका क्यों कहा गया है साधारण बहुमत से? ठीक है, साधारण बहुमत से क्या कर सकती है संसद? किसी भी राज्य का गठन कर सकती है, समाप्त कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये क्या है? संसद का विशेषाधिकार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या नागरिकता नागरिकता संबंधित प्रावधान किस भाग में है? आपको पता है दोस्तों, भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य है, संघ एवं राज्य है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, यफार, जिसे हम यफार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स है। भाग 4 में क्या है दोस्तों? आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, यानी भाग 2 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 क्या है? संसद कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया आप बताइएगा। ये जो डेट है दोस्तों 11 दिसंबर 2019, ये करंट वाला डेट है, इसी ध्यान दीजिएगा। क्या है? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था। उसी तिथि को लोकसभा में पारित भी किया दिया गया था। और हुआ क्या? 11 दिसंबर को यह राज्यसभा में पारित कर दिया गया था और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह विधेयक अधिनियम बन गया 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, और जिसे लागू कर दिया गया है। आगे चलते हैं। अब लागू कर दिया गया ना, हमने पढ़ा होगा इसको चीज को, अब ये लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन से प्रतिषेध करता है? दोस्तों ये कौन सा अनुच्छेद है? अब बताइएगा। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 से 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसके? शोषण के विरुद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्पृश्यता का अंत, मानव दुर्व्यवहार का और पलाश्रम का प्रतिषेध। 24 में क्या है? कारखानों का बालकों के नियोजन के प्रतिषेध करता है। ठीक है, कब से? 14 वर्ष से कम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार से जो भी प्रश्न बने हैं उसको पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या है तेरा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अनुच्छेद में से किस एक को बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय या आत्मा कहा गया? दोस्तों
किसका कहा गया था? अनुच्छेद 32 को कहा गया था। किसको? अनुच्छेद 32 को कहा था। ठीक है, देखते हैं अनुच्छेद 32 ऑप्शन में अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया था। अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? इसे संविधान की आत्मा की दर्जा दिया था। ठीक है, देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। क्यों कहा था दोस्तों? क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है, अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई उल्लंघन करता है या तोड़ता है, क्या कर सकते हैं? उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, ये अपील कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहा गया था? कोई जो आपका फंडामेंटल राइट है, आपकी सर्वोच्च विधायी जो संस्था है, उस पर अपील कर सकते हैं। इसलिए क्या है? ये आपका आत्मा कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। उनका एक स्टेटमेंट है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, तो जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवा किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सामान्यता संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना जाता है। ध्यान देना बात, अगर पूछा जाए संविधान की आत्मा क्या है और अंबेडकर साहब की नहीं है, क्या संविधान की आत्मा, मैं कुछ बता दे रहा हूं, संविधान की आत्मा या फिर दर्शन कहां से मिलता है या उद्देशिका कहां से मिलता है, ये क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन और क्या होगा? उसका आंसर क्या होगा? प्रियम्बल, यानी आपका जो प्रियम्बल है उसी क्या होगा? इसका सॉरी उद्देश्य का जो होगा, इसका इन सभी प्रश्नों का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप कर दिया गया था? आपको पता है दोस्तों, ये 44वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 44वां संविधान संशोधन हुआ क्या था, मैं बता दे रहा हूं। खैर मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा, बड़ा हो जाए। एक रेफरेंस आपको दे देता हूं, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में संपत्ति के मूल अधिकार का लोप हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया। ठीक है, उल्लेखनीय है कि नई एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख किया है अनुच्छेद 300A में लिखा गया। हुआ क्या थे दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन में कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, थोड़ा देखिएगा। हुआ क्या थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा? क्या हुआ था कि हमने समाजवाद शब्द जोड़ा था। समाजवाद शब्द जोड़ा था, आपको पता है उद्देश्य क्या में? समाजवाद का मतलब होता है दोस्तों संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व। संसाधनों का समुदाय का स्वामित्व होता है तो वहां क्या हो सकता है? आर्थिक स्वतंत्रता हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसी को हम अपने कॉन्सेप्ट को सुदृढ़ करने के लिए क्या किए थे? ऐसा संविधान संशोधन 44वें द्वारा लाए थे ताकि हमारा बना रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में छुआछूत का उन्मूलन कब किया गया दोस्तों? कहां से? अनुच्छेद 17 से। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों आज हम थोड़ा बिजी हैं, इसीलिए मतलब कुछ इमरजेंसी काम से जा रहे हैं एक, तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा एक क्लास है और चैनल है अमोक क्लासेस, वहां पर आप जाके इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।